वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम बीएससी फर्स्ट ईयर में एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस अब चेंज हो चुका है, तो ये जो हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज रहेगा पूरी तरीके से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम पेपर 2 को स्टार्ट करेंगे। पेपर 2 आपका अलजेब्रा रहने वाला है। इसी में हम यूनिट 1, 2 और 3 तीनों को कवर करेंगे। ये तीनों यूनिट ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड यूनिट है, तो आपको ध्यान से इसको अच्छे से समझना है। फर्स्ट जो आपका लेक्चर है इसमें मैं बेसिक सेट्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, ग्रुप थ्योरी को पढ़ने के लिए आपको बेसिक सेट्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि नेचुरल नंबर के सेट में कैसे एलिमेंट्स आते हैं, इंटीग्रल मॉड्यूलो 5 के सेट में कैसे नंबर्स आते हैं, तब तक आप ग्रुप थ्योरी को पढ़ ही नहीं सकते। तो आपका काम ये है कि पहले आपको बेसिक सेट्स के बारे में नॉलेज तो हो कि रेशनल नंबर में कैसे नंबर्स आते हैं, रियल में कैसे नंबर्स आते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट 1 ये स्टार्ट हो रहा है आपका। देखिए, फर्स्ट में आपको दिया गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, है ना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ने का ट्राई कीजिए। ठीक, थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश में ध्यान दोगे। ऐसे जो नोटेशन है, नाम है, उसको आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये आपका नेचुरल नंबर का सेट है। आप सभी जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, है ना। इस तरीके से आपका नेचुरल नंबर का सेट होता है। सेकंड आपका दिया गया है इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर में कैसे नंबर होते हैं, देखिए 0 1 2 3 4 ये अप टू आगे बढ़ते जाएगा, और -1 -2 -3 तरीके से बढ़ते जाता है। ठीक है, ये है आपका नेचुरल नंबर का सेट, ये है आपका इंटीजर्स का सेट। ठीक, यहाँ पर ध्यान देंगे z के ऊपर में प्लस लिखा हुआ है। z के ऊपर में कभी भी प्लस लिखा है तो इसको आप किस नाम से डिनोट करोगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। अक्सर स्टूडेंट्स इसको पॉजिटिव इंटीजर बोल देते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर्स में बहुत अंतर होता है। ठीक है, आपको लग रहा होगा नॉन निगेटिव मतलब जो निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता ना। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएगा, आपको ये स्टेटमेंट दिया रहेगा। अब आप नॉन निगेटिव को पॉजिटिव समझ लिए तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, आपको उन सारे इंटीजर्स को नहीं लेना है ना जिसमें निगेटिव नंबर, जिसमें माइनस का सिंबल होता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका, देखिए इधर के नंबर छूट जाएंगे, तो ये शुरू हो जाएगा 0 1 2 3 से। ठीक है, तो ये आ गया आपका नॉन निगेटिव इंटीजर, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ऐसे ही अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में मेरे को ऐसे नंबर लेने हैं जो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। ठीक है, तो मैं 1 2 3 को लूँगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन। देखिए 0 का कोई साइन नहीं होता। ठीक है, 0 पॉजिटिव है कि निगेटिव हमें नहीं पता, उसमें न्यूट्रल रखा जाता है। तो अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँगा तो 0 नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं नॉन निगेटिव की बात करूँगा तो उसमें फिर 0 आ जाएगा। सिमिलरली देखिए z की पावर में माइनस लिखा हुआ है, मतलब नॉन पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। निगेटिव है पावर में, मतलब नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं है। तो पॉजिटिव जो नहीं है मतलब देखिए 1 2 3 को छोड़ दीजिए, बचा उसको लिख लेंगे। तो 0 -1 -2 -3 इस तरीके से आपका नॉन पॉजिटिव नंबर्स में आ जाएंगे। यहीं पर अगर मैं निगेटिव इंटीजर्स की बात करूँगा, है ना, निगेटिव इंटीजर्स में कैसे इंटीजर्स आएंगे, जिसमें माइनस का चिन्ह रहेगा, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, तो जो 0 नंबर है आपका, है ना, 0 नॉन निगेटिव में भी आ जाता है, नॉन पॉजिटिव में भी आ जाता है, लेकिन आपका पॉजिटिव और निगेटिव में नहीं आता। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है आपको, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। 2-3 बार आप लिख के देखना और थोड़ा लॉजिक लगाना, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बुक में आपको क्वेश्चन देगा z प्लस, ना, प्लस के लिए ग्रुप बनाते हैं, नीचे करिए। अब आपको पता नहीं रहेगा कि z प्लस का मतलब नॉन निगेटिव है, इसमें आपका 0 इंक्लूड रहेगा, तो आप कैसे बनाओगे, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके पास दिया गया है सेट ऑफ रेशनल नंबर, जिसे हम q से डिनोट करते हैं। ये किस फॉर्म में रहता है आपका, p/q के फॉर्मेट में नंबर रहेगा, जहाँ p और q की चॉइस होगी इंटीजर नंबर। लेकिन आपको q को 0 नहीं लेना है। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, 2 इंटीजर्स के बटे के फॉर्म में लिख सकते हो, बस नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, है ना। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया 2/11 -5/7, ना, 2 हो गया, 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो। तो ये सारे नंबर्स कैसे हो जाएंगे, आपके रेशनल नंबर में आएंगे, है ना। दशमलव, देखिए इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो, दशमलव वाले जैसे नंबर्स आते हैं, 2.7 हो गया, है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसे हम लिख सकते हैं
27/10 इस प्रकार से। तो ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में होंगे, जहाँ P और Q की चॉइस कहाँ से होगी, इंटीजर से, और Q को आप 0 नहीं ले सकते, ऐसे नंबर्स क्या होंगे आपके रेशनल नंबर में काउंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इसको मैं अब रेशनल नंबर को आपको समझाता हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जब भी दशमलव आता है तो दशमलव के नंबर्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं रेशनल और एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, कई बार बच्चे बोल देते हैं कि दशमलव आया मतलब वो रेशनल नंबर होगा, तो ऐसा नहीं होता। देखिए, दशमलव के नंबर्स को 2 प्रकार से डिफाइन किया गया है, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। ठीक है, Q और Q कॉम्प्लीमेंट। देखिए, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे कि दशमलव के नंबर्स इस प्रकार से हो सकते हैं 2.373737, है ना, 37 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल, है ना। कोई सा भी एक पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2.37 का बार, है ना। ऐसे ही अगर ये हो गया 4.1111 ऐसे चलते जा रहा है अनंत तक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.1 का बार। तो ये कैसे नंबर्स हैं, ये रिपीटिंग है ना, रिपीटिंग डेसिमल में आ रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर नंबर दशमलव के बाद एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, इसे बोला जाता है रिपीटिंग डेसिमल, है ना। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, दशमलव के बाद कुछ नंबर के बाद वो खत्म हो जाए, जैसे कि 1.7149। देखिए, दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान के बाद वो नंबर बंद हो गया, है ना, दशमलव के बाद नंबर खत्म हो गया, 9 के बाद कोई नंबर आगे नहीं है, या हो गया 1.79 हो गया, 2.3 हो गया, ये सारे कैसे नंबर्स है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, दशमलव के बाद नंबर क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है कहीं पर, ये दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रहे हैं, लगातार चल रहे हैं लेकिन रिपीट होना शुरू हो जा रहे हैं ना, तो इसे बोला जाता है रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और इसे बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ऐसे नंबर्स, दशमलव के ऐसे नंबर्स जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स कैसे होंगे, जैसे कि हो गया √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41473 करके चलते जाता है ना, वो कभी रुकता नहीं है ना, ये नंबर आगे हमेशा रिपीट चलते जाएगा, और ना ही ये नंबर रिपीट होगा। आप ध्यान देंगे तो कोई सा भी नंबर रिपीट का मतलब क्या है, पैटर्न नहीं मिलेगा, 414 के बाद फिर से 414 आपको नहीं मिलने वाला, है ना। तो ऐसे नंबर्स को किस में काउंट किया जाता है, इरेशनल नंबर्स में। ओके, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ई हो गया, है ना, पाई हो गया। तो ये सब नंबर्स कैसे होते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, और इन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जितने भी रेशनल नंबर को छोड़ के, है ना, जितने भी दशमलव के नंबर आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सेट, जिसको हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं ना, रियल नंबर के सेट में कैसे नंबर्स आते हैं, ये होता है Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, मतलब रेशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें आपको पूरे के पूरे रेशनल नंबर को भी लेना है और इरेशनल नंबर को भी ले लेना है, तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स का सेट कहलाएगा। ठीक है, इसमें पूरे के पूरे रेशनल नंबर भी आएंगे और पूरे के पूरे इरेशनल नंबर भी आएंगे। ओके, लास्ट आपका है C, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम जानते हैं किसे कहा जाता है, ऐसे नंबर जो A + IB के फॉर्म में होगा, जहाँ A और B की चॉइस रियल नंबर से होंगी, ये क्या कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि आपका हो गया 2 + 3 आयोटा, है ना, 3 - √2 आयोटा। देखिए भाई, यहाँ पर 3 कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। √2 कैसा है, -√2 एक इरेशनल नंबर है ना, और इरेशनल नंबर जो होता है वो ऑलरेडी रियल नंबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो इस तरीके से ये आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम रिलेशन देखते हैं इन सारे नंबर्स में। मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखा है, इंटीजर, रेशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर मैं भी इरेशनल की बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना, वो रेशनल इंटीजर में होते हैं क्या, जितने भी इंटीजर हैं वो रेशनल में होते हैं क्या, ये इस तरीके से जाएगा या अपोजिट जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर में 1 होता है ना, और 1 इंटीजर में भी होता है। 1 रेशनल में भी होगा, 1/1 मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना, और जितने रेशनल हैं वो रियल हो जाते हैं, और रियल इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 0 * आयोटा। तो देखिए 1 मेरा नेचुरल नंबर था, है ना, लेकिन 1 इंटीजर में भी है, रेशनल में भी है, रियल में भी है और कॉम्प्लेक्स में भी है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप 2 को देखोगे तो 2 इंटीजर में भी रहता है ना,
2 रेशनल में भी आ जाएगा, 2 बाई मैं 1 लिख सकता हूँ, ये 2 और ये 2 + 0 आयोटा। इसको अब अगर आप आगे बढ़ाओगे तो एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर में भी होंगे, है ना। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो ऑलरेडी इंटीजर में है, लेकिन जो इंटीजर नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। जैसे कि इंटीजर में मेरे पास 0 होता है तो 0 आपका नेचुरल में नहीं जा सकता, है ना। लेकिन 0 आपका नेचुरल में नहीं जाएगा, लेकिन 0 आपका रेशनल में चला जाएगा। 0 बाई मैं 1 लिख सकता हूँ, है ना, और ये भी 0 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 0 + 0 आयोटा, ठीक। तो जो नेचुरल नंबर है वो ऑलरेडी इंटीजर है, लेकिन जो इंटीजर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। जैसे कि ये है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, तो मैं यहाँ पर ऐसा सबसेट का चिन्ह लगा सकता हूँ, है ना। जितने भी इंटीजर है वो सब के सब रेशनल नंबर होते हैं, है ना, लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। जैसे कि मैं 1/2 लिख लूँगा तो ये नंबर यहाँ आएगा क्या, नहीं आएगा, मतलब ये बड़ा सेट हो गया ना। तो ये सब इसके अंदर में है। 1/2 यहाँ पर भी आ जाएगा मेरे पास, है ना, और 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 + 0 आयोटा, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी बन गया। तो सारे के सारे रेशनल नंबर कैसे होते हैं, रियल नंबर भी होते हैं, और सारे के सारे रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, कि जितने भी नेचुरल नंबर है ऑटोमेटिक इंटीजर होंगे, जितने इंटीजर है वो रेशनल, रियल और फिर वो कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से ये सबसेट का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। यहीं पर अगर मैं इरेशनल की बात करूँ तो इरेशनल सारे के सारे इरेशनल रियल में होते हैं, और ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 0 इरेशनल नंबर होगा क्या, 0 इरेशनल हो सकता है क्या, तो 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है ना। 0/1 करके हमने इसे P/Q के फॉर्म में लिख लिया। हमने ये बोला था कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में 0 आ सकता है, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। और अगर 0 एक रेशनल नंबर है तो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, ओके। तो ये हो गया आपका कुछ बेसिक सेट्स। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट के बारे में, जिसे कहा जाता है इंटीग्रल मॉड्यूलो n। इससे हम डिनोट करते हैं Zn से, जहाँ पर n क्या होगा, कोई सा भी आपका नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। ध्यान देंगे ना, नेचुरल नंबर होगा, ये नाम है इंटीग्रल, लेकिन n को क्या लेना है, आपको नेचुरल नंबर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेते हैं 3, तो ये Z3 हो गया, ठीक है। Z3 जो सेट होगा उसमें कैसे नंबर्स आएंगे, ओके, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो Z3 कैसे डिफाइन, पहले मैं आपको Zn को ही डिफाइन करके बता देता हूँ। Zn होगा कैसे, Zn में आपको 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। Zn में जो नंबर्स रहेंगे वो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, और ये कहाँ तक जाएगा आपका, n-1 तक जाएगा, ठीक है, n-1 तक। तो देखिए यहाँ पर आपके पास इंटीग्रल मॉड्यूलो n, इंटीजर मॉड्यूलो n सेट दिया गया है Zn में कैसे एलिमेंट्स होंगे, 0 से स्टार्ट करना है आपको नंबर 0, 1, 2, और यह कहाँ तक जाएगा, आपका n-1 तक जाने वाला है, ठीक है, इंटीग्रल मॉड्यूलो n। अगर मैं यहाँ पर Z3 की बात करूँ तो देखिए Z3 में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 0, 1, 2। देखिए n-1 मतलब 3 में से 1 कम कर देंगे, है ना, 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 2। तो कितना एलिमेंट आ गया, 0 से लेके 2 तक एलिमेंट आ गया। अगर मैं Z4 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये 0, 1, 2, 3, ओके। तो इस प्रकार से कोई सा भी नंबर आपको दे दिया जाए, है ना, Z5 अगर बोल दिया इंटीजर मॉड्यूलो 5, तो अब क्या हो जाएगा वो Z5। इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 0 से लेके 5-1 मतलब 4 तक, 1, 2, 3 और 4। क्लियर है। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान से समझोगे तो Z3 का मतलब क्या हुआ, Z3 का मतलब है टोटल 3 एलिमेंट होगा, Z4 में 4 एलिमेंट है, Z5 में 5 एलिमेंट है। टोटल ये जो है वो टोटल नंबर को ही बताएगा आपको। जैसे Z3 में 3 नंबर्स आ गए, है ना, और कहाँ तक नंबर आएंगे, तो 3-1 तक नंबर आएंगे, है ना, 0, 1, 2, 4-1 तक नंबर आएंगे, 0, 1, 2, 3 तक, ठीक है। ये हो गया आपका इंटीग्रल मॉड्यूलो n। अब चलिए इसमें किसी एक पर्टिकुलर एक सेट को एक्सटेंड करके देखते हैं कि Z3 में 0, 1, 2 है तो इसका मीनिंग क्या है, ओके। देखिए जो आपके इंटीग्रल मॉड्यूलो n होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स ना हो के एक क्लास होता है ना, जैसे कि ये 0, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, 0 की क्लास, 1 की क्लास और ये 2 की क्लास। इसी प्रकार अगर आप Z4 बनाओगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की क्लास आ जाएगा, है ना। तो
यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं वो अपने आप में नंबर्स नहीं है, वो एक क्लास होता है, क्लास में और भी सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर 0 की क्लास बनाऊँगा, तो 0 की क्लास का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमें वो सारे इंटीजर नंबर लेने हैं सच दैट x माइनस 0 इज़ डिविजिबल बाई 3, ठीक है। मतलब 0 की क्लास में वो सारे नंबर्स आएंगे, है ना, उन सारे नंबर्स को आपको लेना है कि उस नंबर में अगर आप 0 को घटा दो तो वो डिविजिबल बाई 3, 3 से परफेक्टली वो डिवाइड हो जाए। देखिए डिविजिबल बाई 3 का मतलब क्या है, वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए, मतलब शेष फल आपके पास 0 बचना चाहिए, ठीक है। नंबर आपको कहाँ से उठाना है, इंटीजर से। देखिए नाम में ही क्या है, इंटीग्रल, है ना, तो इंटीजर के सेट से आपको नंबर्स उठाने हैं, ऐसे नंबर्स लेने हैं जिसमें आप 0 को घटाओ तो वो 3 से पूरा तरीके से भाग चले जाए। तो कौन कौन से नंबर आएंगे, सबसे पहले तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 अगर मैं लूँगा यहाँ पर तो 0 माइनस 0 0, और 0 को आप 3 से भाग दे सकते हो, है ना। उसके अलावा कैसे नंबर्स आएंगे, 3 आएगा, 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 3, और 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो 3 आएगा। ऐसे ही क्या आएगा, 6 9। इसको अगर मैं अपोजिट देखूंगा तो ये -3 भी आ जाएगा, क्योंकि -3 भी 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 -6 और -9, इस तरीके से ये नंबर्स आते जाएंगे। तो देखिए 0 की क्लास में इतने सारे नंबर्स हैं, है ना, तो पूरा का पूरा जो इंटीजर्स का सेट है उनमें अगर मैं Z3 की बात करूँ, अब देखिए अगर आपको -6 दे दिया तो -6 का मतलब Z3 में कुछ और नहीं है, वो 0 है। इसको आपको इस तरीके से समझना है। मान लो आपको बोल दिया -12 का मान, है ना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ -12 इन Z3, तो इसका मतलब क्या हुआ, -12 का मान कितना होगा Z3 में, तो Z3 -12 का मान कितना होगा, देखिए -12 में अगर आप 0 को घटाओगे तो कितना बचेगा, -12, है ना, और -12 को आप 3 से पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हो, है ना, 4 3 12 चले जाएगा पूरी तरीके से। तो -12 का वैल्यू कितना हुआ, 0 हो गया मान Z3 में, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है ये इंटीग्रल मॉड्यूलो एंड थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर सकता है, बट ध्यान से समझना आप, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 1 की क्लास बनाऊँ, तो 1 की क्लास अगर मैं बनाऊँगा तो क्या लिखूँगा, देखिए वो सारे इंटीजर्स लेने हैं सच दैट x माइनस 1, देखिए 1 की क्लास है तो 1 को घटाना है, 2 की क्लास आएगा तो 2 को घटाना है, इज़ डिविजिबल बाई 3, है ना। तो 1 की क्लास में ऐसे नंबर्स लेना है मुझे जिसमें मैं 1 को घटाऊँ तो वो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ठीक है। देखिए ये बाई 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम Z3 में निकाल रहे हैं। यहीं पर अगर मैं Z4 या Z5 लिखूंगा तो ये डिविजिबल बाई 4 डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का प्रोसेस सेम रहेगा आपका, ठीक है। क्लासेस में 1 आया तो -1 x माइनस 1, 2 की क्लास निकाला तो x माइनस 2, डिविजिबल बाई 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम Z3 को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स आएंगे। देखिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जिस भी क्लास को आप निकाल रहे हो तो वो नंबर तो उस क्लास में जाएगा, क्योंकि 1 को अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और 0 3 से पूरी तरीके से भाग चले जाता है ना, तो 1 तो आएगा मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। और कई बार गलती हो जाता है, लोग 0 लिख देते हैं, तो 0 अगर आप लिखोगे तो 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1, और -1 को 3 से भाग दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, है ना। तो 1 की क्लास में 1 आएगा। अब कौन आएगा, देखिए 4 आएगा, 4 में 1 आप माइनस करोगे तो बचेगा 3, और 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपको। जैसे कि ये 3 निकाला है ना Z3, तो 3 को उसमें जोड़ते जाइए और 3 को घटाते जाइए, जैसा कि आपने इसमें किया था। 0 आया, 0 में 3 जोड़ रहे थे तो 3 6 9 आगे बढ़ते जा रहे हैं, और 3 को घटाते जाओ तो 0 में -3, इसमें 3 घटाओगे तो -6 -9, इस तरीके से। वैसे ही 1 आया, 3 जोड़ते जाएंगे क्या आएगा, 4 7 है ना 10, इस तरीके से, और 3 घटाते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2 -5 -7, सॉरी -7 नहीं -8 आ जाएगा। ये आपको इसको चेक भी कर सकते हैं, क्या पता 7 इसमें आएगा कि नहीं, तो 7 को यहाँ पर रख लीजिए। 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6, और 6 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल होता है, ओके। तो ये हो गया आपका 1 का क्लास। तो 1 और 0 और 1 का क्लास हमने लिख लिया। अब हम 2 की क्लास लिखते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोलता हूँ कि 2 की क्लास को आप खुद लिख के बताओ मेरे को, ठीक है। आप खुद एक बार ट्राई करिए। 2 की क्लास लिखेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर मैं 2 की क्लास बनाऊँगा तो x माइनस 2 हो जाएगा, इज़ डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि कौन कौन से नंबर्स आएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर जब आप 2 की क्लास निकालोगे तो आप इस चीज़ को देखना, जो नंबर्स इसमें आ चुके हैं वो नंबर्स 1 की क्लास में नहीं आएंगे, और जो नंबर 1 की क्लास में आ गया वो 2 की क्लास में नहीं आएगा। तो ये उसको चेक करने का तरीका है कि जो क्लासेस होती हैं उनमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। अगर कोई नंबर 0 की क्लास में आ गया तो वो 1 की क्लास में नहीं जा सकता, वो 2 की क्लास में नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये आपका Z3 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका Z3, ऐसे ही आपका Z4 होगा। Z4 में क्या आ जाएगा आपके पास 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये, अब आपको होमवर्क है ये कि आपको Z4 को निकालना है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप ध्यान देना कि अगर 0 की क्लास में -3 आया है ना, किसके लिए, Z3 के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इसमें 0 का क्लास निकालोगे तो उसमें भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। जब आप Z4 निकालोगे तो ये यहाँ तक तो सेम रहेगा, बट ये डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा, तो फिर उसको आपको अलग तरीके से बनाना है। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम में इन क्लासेस को कभी नहीं पूछेगा, वो वैल्यू को पूछेगा। तो मैं अब आपको एक तरीका बताता हूँ कि कैसे आप वैल्यूज़ को निकाल के लिख सकते हो। चलिए, यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 25 इन Z3 Z4 Z5 Z6। मतलब Z3 Z4 Z5 और Z6 में आपको 25 का वैल्यू बताना है, 25 का मान क्या होगा, है ना। तो इसका एकदम शॉर्टकट तरीका ये होगा, देखकर मैं Z3 में निकालना चाहता हूँ, है ना, मेरे को किसका निकालना है, 25 का निकालना है। तो एक तो तरीका होता है क्लास के थ्रू आप निकालो, बट वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो क्लास के थ्रू ना निकाल के हम क्या करेंगे, जैसे कि Z3 दिया गया है ना, तो मैं क्या करूँगा, इस n को, ये 3 है, 3 से इस 25 को डिवाइड करूँगा। जो भी नंबर आएगा ना शेषफल, वो उसकी क्लास में चले जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 25 है, 25 को अगर मैं 3 से भाग देता हूँ तो 8 बार में चले जाएगा, ये 24, ये कितना बचा, 1, शेषफल 1 बचा, मतलब 25 का मान कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है, एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, जिस भी नंबर का वैल्यू आपको निकालना है, जैसे 25 दिया, 25 का मान निकालिए Z3 में, तो आपने क्या किया, 25 को 3 से भाग दे दो, है ना, जो भी शेषफल आएगा ये नंबर उसी शेषफल की कक्षा में चले जाएगा। अब इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। हमने वहाँ पर क्या लिखा था, 1 की क्लास, है ना, तो 1 की क्लास में कौन नंबर जाएगा, जिसको, है ना, ऐसा नंबर, है ना, जिसमें 1 घटाने पर वो परफेक्टली डिवाइड हो जाए। तो 25 में अगर मैं 1 घटाता हूँ तो कितना जाएगा, 24, और 24 जो है वो 3 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये किस में 25 किसी क्लास में गया, 1 की क्लास में। तो इस तरीके से हमने Z3 में निकाला है। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पर Z3 में 25 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 25 की वैल्यू 1 के बराबर है। अगर मैं Z4 में निकालूंगा कितना हो जाएगा, 25 दिया गया है ना, तो 25 को जब आप 4 से भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा, 6 चौक तो इसको करते हैं, ये हो जाएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 6 चौक 24, है ना, कितना आया शेषफल 1। मतलब 25 किसकी क्लास में जाएगा, 1 की क्लास में। मतलब इस क्या हुआ कि 25 का मान कितना है, 1 होगा Z4 में। तो देखिए 25 का मान Z3 में भी 1 है और 25 का मान Z4 में भी 1 है। तो ऐसा हो सकता है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें अलग आएगा उसमें अलग आएगा, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। थर्ड निकालते हैं आपका Z5 में। तो Z5 में अगर मैं निकालूंगा तो 25 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो 5 बार में वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो शेषफल कितना है, 0। इसका मतलब क्या है कि 25 का वैल्यू Z5 में कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दे दिया -20 दे दिया ना, -20 इन Z3। देखिए अभी तक हमने पॉजिटिव नंबर को देख लिया, अब निगेटिव को देखते हैं। जैसे -20 दे दिया तो आपको क्या करना है, -20 को आप भाग दोगे ना, किससे, 3 से। तो 3 से भाग देंगे तो ये कितना, 6 बार में हो जाएगा 18, है ना। तो कितना है, -2। तो 3 किसकी क्लास में जा रहा है, -2 की क्लास में जा रहा है। अब आप ध्यान देंगे तो Z3 में तो एलिमेंट क्या होता है, 0, 1 और 2। तो ये आंसर तो -2 आया, तो -2 तो यहाँ पर है नहीं। अब ऐसा नहीं कर देना है कि -2 आया तो उसको 2 मान के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। अब इस -2 को आप देखिए, -2 में मैं क्या घटाऊँगा, है ना, कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। इन तीनों में से किसी को घटाना है आपको। 0 रखोगे तो कितना जाएगा, -2। 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये -3, और -3 3 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, है ना। मतलब -2 किसकी क्लास में गया,
1 की क्लास में गया, मतलब 20 किसकी -20 किसकी क्लास में जाएगा, 1 की क्लास में जाने वाला है ना। तो -20 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी Z3 में। ठीक, तो यहाँ पर ये सब चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इसी चीज़ को ऐसा भी लिखा जा सकता है -20 mod 3, ठीक है, इस तरीके से। इसका मान और इसका मान दोनों सेम चीज़ है। तो इस तरीके से ये आपका इंटीग्रल मॉड्यूलो n हुआ, इंटीजर मॉड्यूलो n। ठीक, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई 2 नंबर्स हैं, है ना, जैसे कि आपके पास कोई 2 नंबर है, 5 + 8 कितना हो जाता है ये 13। बट यहीं पर अगर मैं यहाँ पर +n की बात करूँ इस तरीके से, है ना, जैसा आपने Zn पढ़ा है ना, वैसे ही ये +n है। तो उसको आपको जोड़ना तो है, बट मॉड्यूलो लगा के जोड़ना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख के बताता हूँ आपको कि ये इसको बोला जाता है एडिशन मॉड्यूलो n, है ना। एडिशन तो करना है, बट वहाँ पर मॉड्यूलो n लगाना है, और जहाँ मॉड्यूलो आया मतलब उससे भाग देना रहता है ना। देखिए अगर अब मैं 8 + 3 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं 3 + 2 8 ऐसा करूँ, इसका मतलब क्या है, 8 और 3 को तो आपको जोड़ना है, बट जोड़ने के बाद आपको एडिशन मॉड्यूलो 2 लगाना है, मतलब 2 से उसे भाग देना है, और जो शेष फल आएगा उसको लिखना है। ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पर रिमाइंडर पे इंटरेस्टेड है ना, कभी भी भागफल का काम नहीं रहेगा इसमें, हमेशा शेष फल को आपको ध्यान देना है। तो 8 और 3 कितना आएगा, 11। 11 को आप अगर 2 से भाग दोगे तो वो 5 बार में चले जाएगा, 5 दूनी 10, शेष फल कितना बचा, 1। तो 8 और 3 को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो भाई ये आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हो, यहाँ पर आपका 8 और 3 11 ना हो के 8 और 3 1 हो जा रहा है ना, क्योंकि आपने वहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो 2 लगाया हो। तो इस प्रकार की चीज़ें आएंगी, तो आपको उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। तो बुक में ऐसे बहुत सारी चीज़ दिए गए हैं, आप उनका अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आगे क्लियर होगा, क्योंकि आगे चल के यही सब चीज़ें होना है आपको। Z5 अबिलियन ग्रुप होता है, प्रूफ करिए। अब आपको पता ही नहीं कि Z5 में क्या नंबर्स हैं, कैसे जुड़ता है, कैसे घटता है, तो फिर नहीं बन पाएगा ना। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर आपके पास एक होमवर्क है, यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है इन सारे नंबर्स की, है ना। कहाँ फाइंड करना है, Z3, Z4, Z5 और Z7 में। Z3 में इन सारे नंबर्स का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस नंबर को 3 से भाग दे देना है, जो शेष फल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव में तो दिक्कत नहीं है, बट नेगेटिव में क्या करना रहता है, जो शेष फल आता है उसको हम वापस एक बार और, है ना, घटा के देखते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे के इसको बनाइए। ये आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, सिंपली आप इसको आसानी से बना सकते हो। Z3, Z4, Z5 और Z7 में आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके।